तो हाँ जी भैया जी, क्या हाल चाल। होपफुली आप सारे लोग ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं द सैक्रिफाइसल प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के 12वें एपिसोड के बारे में। तो हाँ जी बहनों और भाइयों, आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना वक्त गवाए वीडियो के अंदर। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जो यहाँ की क्वीन होती है वो सार्फी को कहती है अगर तेरे पास कोई काम नहीं है तो तू हमारे महल को घूम सकती है। और वहाँ की जो प्रिंसेस होती है, जो उनकी बेटी होती है, वो आती है उसको भी ये महल दिखाने के लिए। जैसे ही सार्फी इस बच्ची को हेलो बोलने के लिए आती है, वो इसे अगली बोल के चढ़ा देती है। क्लायन क्लॉप उसको माफी मांगने के लिए कहते हैं और वो बोल रही होती है तू अगली है इसलिए मेरी माँ नहीं चाहती है कभी भी अपने बेटे को उसके हाथ में देना। वो क्लायो क्लॉप कभी उल्टा सीधा बोलती है और इसी तरह से चीजें कहती रहती है और सार्फी जो होती है बस मुस्कुराती है। लेकिन वो बोल रही होती है अगर तुम मेरी बात को फॉलो करोगे, मेरे ऑर्डर्स को मानोगे तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। और वो एक कुत्ते जैसे इसको ट्रीट करती है और कहती है ये मैं स्टोन फेंकूंगी तो तुम लोगों को इस स्टोन को पकड़ के लाना है। और वो इसको अपने मिनियन यानी कि अपने नौकर बनाने की बात कर रही होती है और कह रही होती है उसके बाद मैं अपनी माँ से बात करूंगी कि वो तुम लोगों को ब्लेसिंग के लिए कह दे। और अगर तुम लोग ये फेवर चाहते हो तो तुम लोगों को बात माननी पड़ेगी जो मैं कह रही हूँ। और वो कहती है ये मेरे माँ के दिया हुआ जैम है तो मैं इसको फेंकूंगी, इसको पकड़ के लाना होगा। जैसे ही फेंकती है सार्फी दौड़ती हुई जाती है, उसको पकड़ के ले आती है। कह रही होती है कि तुझे केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये तेरी माँ की दी हुई स्पेशल ज्वेलरी है। जिसको सुनकर इसको थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये उसके हाथ को धक्का मारती है और कहती है तुझे मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है और मुझे टेट्रा नहीं, मुझे योर हाइनेस कह के बुला। उसके बाद जो चीजें बन रही होती है वहाँ चोरी से जाके उसके खाना खा के आ जाती है। सार्फी को पर्दे में पकड़ के लपेट के घुमा रही होती है, उसको मार रही होती है और उसको लगता है कि वो सार्फी को ऑर्डर कर रही है। लेकिन सार्फी को ये लगता है कि ये उसके साथ खेल रही है और उसको मजा आने लगता है। वो इसको घोड़ा बनने के लिए कहती है ताकि वो इसके ऊपर चढ़ सके और राइड कर सके। और सार्फी जो होती है वो कहती है बिल्कुल ला जा, और उसको खेलने में इसके साथ बड़ा मजा आ रहा होता है। जो टेट्रा होती है वो कहती है क्या तेरे अंदर कोई प्राइड नहीं है और तेरे साथ मतलब क्या गड़बड़ है, तू इस तरह से कैसी एक्ट कर सकती है, तू क्या इतनी ज्यादा डेस्परेट है मेरी माँ से फेवर चाहने के लिए। सार्फी कहती है तुम्हारी माँ, मैं तो उस चीज के बारे में भूल भी गई थी, मैं तो तेरे साथ इतना मजा आ रहा था खेलने में कि उन चीजों के बारे में मेरे दिमाग में वो चीजें आई ही नहीं। और उसको अपने कंधे पे बैठाती है, घुमाने लगती है और दौड़ती रहती है। और वो दोबारा इसको अगली बोलती है, इडियट बोलती है और कहती है कि तू चाहे मुझे कितना ये बटर कर ले लेकिन तेरे चांसेस इंप्रूव नहीं होने वाले हैं क्योंकि मेरी माँ जो है मुझे कुछ भी नहीं समझती है। जब से हमारे भाई पैदा हुआ है तब से वो सिर्फ और सिर्फ उसकी केयर करती है और मैं उसके लिए सिर्फ एक न्यूसेंस हूँ, मैं उसके लिए मैटर भी नहीं करती हूँ। जो कलकरा है यानी कि जो इसका भाई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे जो उनको मिल गया। जो मेरी बड़ी बहनें थी उनकी सबकी शादी हो चुकी है, एक दिन ऐसा भी आएगा मेरे को भी शादी करवा दी जाएगी एक अनजान आदमी से जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सेक्रीफाइस करते हैं। और मेरी माँ बस वेट ही कर रही होगी कब वो उसको मेरे से छुटकारा मिले। सार्फी जो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, जो लोग प्यार नहीं करते हैं उनकी आंखें और ज्यादा डार्कर होती हैं और कोल्डर होती हैं, लेकिन जब तेरी माँ तेरी तरफ देखती है तो ना ही वो डार्क होती है ना ही कोल्ड होती है। मे भी ऐसा हो सकता है कि उसको अपना प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं आ रहा होगा और सेम तेरा भी हाल है। और उसके बाद वो जो बच्ची होती है वो कहती है शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है, मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ और मैंने अपना मन बना लिया था जिस दिन ये किंग यहाँ पे आएगा उस दिन मैं अपना सुसाइड कर लूंगी और उसके बाद इन लोगों को परेशानी होगी मेरी वजह से। और वो ऐसे ही करने लगती है और वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगती है ताकि वहां से सीधे जंप मार दे। जो क्वीन होती है वो अपनी लड़की को देख रही होती है, उतने में ध्यान आने लगता है वो वक्त जब इसको फिर से एक बेटी होती है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनको चिंता हो जाती है कि आखिर कोई लड़का क्यों नहीं हो रहा है। और वो अपने बच्चे को देखती है और उसको उसमें वो होप लगती है। और वहाँ पे दो द्वारपाल होते हैं, वो दौड़ते हुए आते हैं और वो बताने लगते हैं कि टेट्रा कुछ करने वाली है। सामने से देखने को मिलता है जो यहाँ का किंग होता है वो लियोनहार्ड के साथ आ रहा होता है और उतने में ही टेट्रा की ऊपर होने की खबर आ जाती है और सार्फी उसके पीछे दौड़ते हुए आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। क्लेयो क्लॉप भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं जिंदगी एक ही बार मिलती है तो उसको वेस्ट ना करे, हालांकि वो उनकी बात सुनती नहीं है और कहती है हर दिन कोई ना कोई पैदा होता रहता है, अगर मैं यहाँ मर भी जाऊंगी तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीचे से किंग जो होता है वो सारी चीजें देख रहा होता है बिना बोले और ये टेट्रा जो होती है वो बोलती है जो मेरी जिंदगी है वो मुझे बिलोंग है और तुम लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले। हालांकि सार्फी मुस्कुराती है और कहती है प्लीज वापस आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ दोबारा से जरूर खेलूंगी, तेरी जिंदगी तेरी हो सकती है मैं मानती हूँ लेकिन सेल्फिश रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से वापस आ जाओ। और फिर वो बच्ची होती है वो कहने लगती है मेरी माँ जो होती है हमेशा हमेशा रोती रहती थी, मैंने बचपन से ही देखा है उसको हमेशा रोते हुए, लेकिन जैसे ही हमारा भाई पैदा हुआ उसने रोना बंद कर दिया। मैं अपनी माँ के आंसुओं को कभी रोक नहीं पाई लेकिन वो जैसे ही पैदा हुआ वो आंसू रुक गए हमेशा के लिए, जिससे पता चलता है कि मैं वो थी ही नहीं जो उसको खुशी
देती होगी और वो पीछे हटने लगती है और कहने लगती है नीचे देखो किस तरह से भीड़ लग गई है और ये मेरा पे बैक का टाइम आ चुका है। उतने में उसकी माँ आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और जो सार्फी होती है वो बोल रही होती है कि तू ये चाहती है कि तू कूद जाए और तेरी माँ को परेशानी हो। मुझे तो ठीक इसका अपोजिट लगता है कि तू बस ये चाहती है कि तेरी माँ दोबारा से स्माइल करे। और उतने में टेट्रा पीछे हटती है और नीचे गिर जाती है और सार्फी दौड़ जाती है और उसे पकड़ लेती है। उसके मुंह पे उसके पंजे लग जाते हैं और उनका जो होली बिस्ट होता है वो वहाँ आ जाता है और सार्फी को अपने ऊपर रोक लेता है और वो लोग नीचे पहुंच जाते हैं। और वो जो बच्ची होती है वो डरी होती है, सार्फी को टाइटली पकड़ रखा होता है और सार्फी बोलती है दोबारा से ऐसा कभी मत करना और उसको अपनी ब्लेसिंग देती है, उसको किस करती है। वहाँ पे लाइट आती है और वो जो ब्लेसिंग होती है वो दी जाती है और वो कहती है मुझे खुशी है कि तू पैदा हुई। और जो वो बच्ची होती है उसे गले लगा के जोर जोर से रोने लगती है और उसकी माँ कहती है कि मैंने पहली बार अपनी बेटी को इतनी तेजी से रोते हुए देखा है और मैंने कभी भी उसे सही तरह से ट्रीट नहीं किया। मैं हमेशा से अपनी बेटी के साथ ऑब्सेस्ड थी, अपनी ड्यूटी जो क्वीन की होती है उसके साथ ऑब्सेस्ड थी, लेकिन अपनी बेटी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद जो किंग होता है वो लियोनार्ड से सॉरी बोल रहा होता है और ये कहता है कि भाई तुझे क्या लगता है कि जो तेरी बेटी है वो बेकार चीज है मेरी आंखों में? ऐसा नहीं है, ये तेरा फैमिली अफेयर सिर्फ नहीं है, ये पूरे स्टेट की बात है, तुम्हारे पूरे किंगडम की बात है। तूने उसके शब्दों को सुना ना, वो कितनी ज्यादा पेन में थी। एज अ फादर एज अ किंग तुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद सार्फी उसको नीचे लेके आ जाती है। जो उसकी माँ होती है वो दौड़ते हुए उसके तरफ आती है और उसे गले लगा लेती है और उसे माफी मांग रही होती है। और जो क्वीन होती है वो सार्फी से बोलती है, वो थैंकफुल होती है कि उसने उसकी जान बचाई और कहती है मुझे एक और फेवर चाहिए तुमसे, और वो जो ब्लेसिंग वाला राइट है उसके लिए बुलाती है। उसके बाद देखने को मिलता है वहाँ पे सार्फी जाती है, सारी चीजें करती है, बच्चों को खिलाती है, उसको अपनी गोद में लेती है, उसे किस करती है, उसको अपनी ब्लेसिंग देती है। सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं और रात का वक्त हो जाता है। ये जो बच्ची होती है टेट्रा, ये दोबारा से सार्फी के पास आती है और उसे सार्फी अपनी कहानी सुना रही होती है। टेट्रा सुन के शौक होती है कि वो सैक्रिफाइस थी और किस तरह से वो क्वीन बन रही है और यही उसका शायद तरीका था बचने का। हालांकि ये बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस किंग के साथ रहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। हालांकि जो बच्ची होती है ये कहती है इसको तो चांसलर पसंद आ गया है, क्या वो मुझसे शादी करेगा? और ये लोग उसको मना करते हैं कि नहीं भाई उसकी तरफ मत देखना। फिर ये बोलने लगती है कि मे बी मैं चांसलर से अगर शादी करूंगी तो हमारे जो बच्चे होंगे जैकेलियन होंगे। और फिर उसके बाद ये लोग बात करने लगते हैं अबाउट क्रॉस, किस तरह से यहाँ बच्चे पैदा हो सकते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, किसकी ब्लड लाइन किस में हो सकती है। और जो टेट्रा होती है बोल रही होती है कोई ना कोई ऐसा वक्त आएगा जब तू भी तो किंग के चिल्ड्रन को बियर करेगी। जिसको सुन के ये सारे के सारे ऑकवर्ड हो जाते हैं और सबके फेस रेड हो जाते हैं, सारे शर्माने लगते हैं। उसके बाद रात हो जाती है, सारे लोग सोने लगते हैं और जो सार्फी होती है अभी भी उन चीजों के बारे में सोच रही होती है और सोच रही होती है अबाउट रियल फैमिली किंग के साथ। उतने में देखने को मिलता है बाहर जो किंग होता है वो खड़ा होता है और वो उससे बात करना चाहता है। वो उसको अपने साथ लेके आता है और एक नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं। वो उसको अपनी कहानी बताने लगता है और वो उससे पूछता है एज अ किंग और तू एज अ क्वीन तुझे पता है ना हमें एक ड्यूटी पूरी करनी होगी एक बच्चा पैदा करने की, जिसको ये किंगडम पूरा हायर करना होगा, क्या तू उसको लिए तैयार है? तो सार्फी हाँ में जवाब देती है और किंग बोलता है कि देखो सारे ब्लड लाइन तो प्योर होते हैं लेकिन जो मेरे बॉडी के अंदर ब्लड है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि जो हमारा बच्चा पैदा होगा वो किस तरह का होगा। और वो अपने बचपने के बारे में बताने लगता है किस तरह से जब वो छोटा होता है तो उसके पेरेंट्स से उसको कभी अफेक्शन मिलता नहीं है। उसकी ना ही कोई माँ होती है ना ही कोई भाई बहन होते हैं, उसका कोई नहीं होता, उसका सिर्फ और सिर्फ एक बाप होता है जो उसका प्रीवियस किंग होता है। वो उसके पास कभी भी जाता है कोई भी अचीवमेंट लेके तो वो उसको सिर्फ भगा देता है और कहता है कि तू एक रॉयल होने के नाते तुझे वॉरियर और स्कॉलर दोनों बनना चाहिए, तो इसको अचीवमेंट में काउंट मत कर। कभी कभी ऐसा ही वक्त आता है कि इसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जिससे वो बाहर नहीं आता है और वो अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में बैठा रहता था। उसको ये लगता था कि शायद उसका बाप जो है वो कभी उसे प्रेज करेगा नहीं और ये सारी चीजें, और मे भी शायद वो ये चाहता है कि वो इसका एक अच्छा किंग बनाए। शायद वो ये भी चाहता था कि वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करे, इसीलिए वो उसको कमरे में बंद कर दिया करता था और इस तरह की चीजें। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसका बाप जो होता है वो बीमार हो जाता है और इवन जो स्ट्रिक्ट इंसान होता है वो जब मरने वाला होता है तो उसका जो दिल होता है वो पिघल जाता है और वो उसके बगल में जाता है और वो बोलने लगता है कि शायद मेरी जो जिंदगी है वो खत्म होने वाली है और उसको रिग्रेट है कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा मरने के बाद। उसका मुंह को पकड़ता है और नीचे पटक देता है उसे और कहने लगता है मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मेरा जो थ्रोन है तू हायर करेगा। जो ये गंदा खून है वो तेरी नसों में दौड़ रहा है और मैंने हमेशा हमेशा तेरे को बुरा सोचा है, तेरे से नफरत की है, हमेशा हमेशा
फीड किया है। तू एक डीमन चाइल्ड है और तू मेरे ब्लड लाइन पे धब्बा है। इस तरह की बातें उस बच्चे से वो बोलता है और उसके बाद ही उसकी मौत हो जाती है। और ये बता रहा होता है कि वो मरते मरते दम तक एकदम प्राउड रहा और स्ट्रॉन्ग रहा। हालांकि जब प्रीस्ट होता है वो बताने लगता है किस तरह से इसके बाप का दिमाग जो था धीरे धीरे खराब होने लगा था और उसके बॉडी से पहले उसकी दिमागी हालत खराब होने लगी थी और इस तरह की चीजें। उसके बाद मैंने कभी ना किसी चीज पे प्योर लाइन वाली चीजों पे क्वेश्चन उठाया, ना ही कुछ ऐसी चीजें बोली और ना ही कभी कंसीडर किया। तो मे भी ऐसा हो सकता है जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो मैं उसको इस तरह से प्यार ना कर सकूं, उसका ख्याल ना रख सकूं। और वो सार्फी से सॉरी बोलता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सार्फी बोलती है कि मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब मुझे सारी चीजें समझ में नहीं आई है। किंग जो होता है उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है और जो मेरे जो एक पास्ट की एक जो चीज थी जिससे मुझे डर था वो मैंने आज फिर तुझे बता दिया है। और वो बोलने लगता है कि मैं अपनी ब्लड लाइन तो चूज नहीं कर सकता था, मैं क्या बनना चाहता था वो चूज नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने तुझे चूज जरूर किया है। तेरी जो प्रेजेंस है मेरी लाइफ में वो बहुत ज्यादा मेरे लिए ब्लेसिंग की तरह है। और हमारे बच्चे जिस तरह के भी होंगे, अगर वो हमारे यूनियन के बच्चे होंगे, मतलब हमसे पैदा होंगे, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसको डिफेंड करूंगा अपनी बॉडी अपनी सोल के साथ। और चिल्ड्रन ऑफ आवर यूनियन सुन के जो सार्फी होती है वो शर्माने लगती है और किंग जो होता है उसको अपने गोद में ले लेता है और उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसका ख्याल रखेगा और वो चाहता है कि सार्फी जो है उसकी क्वीन बनके उसके साथ रहे। और वो उसको किस करता है और उसके बाद ही जो सार्फी होती है वो मन में सोच रही होती है कि वो प्रे करती है कि जो ये कर्ज है वो किसी दिन ब्लेसिंग बन जाए। और उसके बाद इन लोगों के जाने का समय होता है। जो टेट्रा होती है वो सार्फी को शुक्रिया बोलती है हर चीज के लिए और कहती है मेरे साथ खेलने जरूर आना। और जो उसकी माँ होती है वो भी इन्वाइट करती है सार्फी को और फिर बोलने लगती है अपने छोटे भाई से कलकरा से कि देख मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और तू छोटा भाई है, जब तू बड़ा हो जाएगा तो हम सार्फी के साथ खेलेंगे ना। जो बच्चा होता है वो बिग सिस्टर बोलता है जिसको सुन के सारे लोग खुश हो जाते हैं और सारे लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं। उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं और ये जो बच्ची होती है थोड़ी दूर उनके पीछे पीछे चलती है और काफी ज्यादा खुश होते हैं सारे के सारे। रास्ते में देखने को मिलता है सार्फी जो होती है काफी ज्यादा थक चुकी होती है। किंग जो होता है अपनी पूंछ को उसके अराउंड ले आता है ताकि उसको आराम मिले और कहता है तूने अपनी पहली ड्यूटी जो है परफॉर्म कर ली है तो तू आराम कर सकती है। और सार्फी उससे थैंकफुल होती है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा और बढ़िया एपिसोड था, मतलब देखने में काफी ज्यादा मजा आया। होपफुली आपको भी मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।